So let's begin by revising the last class. तो सबसे पहले क्या किया, एक सवाल सॉल्व किया हमने कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और h की ऊंचाई से उसे छोड़ दिया गया, तो नीचे गिरेगा। जब ज़मीन पे टकराएगा तब उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने देखा क्या यहाँ पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमने कहा ठीक है, हाँ भाई केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है केवल ऑब्जेक्ट पर, फिर से मैं एक बार इसको दुरुस्त करना चाहूँगा इस स्टेटमेंट को, केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहा है अगर, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। क्यों, फोर्स तो हो सकता है कुछ दूसरे फोर्स भी लग जाए, जैसे नॉर्मल लग रहा होगा जहाँ पे जब झटका लगेगा, हालांकि झटके जब टकराते टाइम झटका लगेगा उससे पहले की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा लेकिन वो कुछ वर्क नहीं कर रहा। नॉर्मल रिएक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है ना, लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क, देन वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई की। कैसे अप्लाई की, ये इनिशियल पॉइंट मान लिया, ये फाइनल पॉइंट मान लिया। इनिशियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इनिशियल पॉइंट पे। So initial energy was potential energy mgh. Initial kinetic energy was 0 because it was at rest. अब नीचे सेकेंड पॉइंट पर, सेकेंड पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो आ गया, क्योंकि हमने सिचुएशन के मुताबिक इसी पॉइंट को ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट मान लिया था। और स्पीड कितनी होगी उसकी, v, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। तो सब रख के इक्वेशन में सॉल्व कर दिया तो v की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कुल मिला के बॉटम लाइन क्या याद रखनी है कि अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं किसी भी सिस्टम पर या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर, तो मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम की या उस बॉडी की कंजर्व रहेगी। जैसे सेकेंड सिचुएशन क्या थी, नेचुरल लेंथ से x0 कंप्रेस करके स्प्रिंग को रख दिया और उससे एक मास भी अटैच्ड है और उसको छोड़ दिया। सो क्लियरली ये ऐसे जाएगा, तो हमें बताना है जब वो अपनी नेचुरल लेंथ से गुज़र रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। हमने कहा चलो जब ये नेचुरल लेंथ से गुजर रहा है तब उसकी स्पीड को v मान लेते हैं। दिस पोजीशन इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड दिस पोजीशन जब वो नेचुरल लेंथ से गुजर रहा होगा दैट विल बी फाइनल पोजीशन। यहाँ पर केवल और केवल स्प्रिंग फोर्स ही वर्क कर रहा है और स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड है यहाँ पर। तो हमने इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को फाइनल मैकेनिकल एनर्जी से कंजर्व कराया, मतलब बराबर करा दिया। So initial mechanical energy is nothing but sum of initial kinetic and potential energy respectively. Initial potential energy क्या है स्प्रिंग की, हाफ के x0²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की, स्प्रिंग की तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि ब्लॉक शुरुआत में पकड़ के रखा हुआ था, है ना, यहाँ पे, तो स्पीड ज़ीरो थी उसकी। फिर फाइनल सिचुएशन में जब वो नेचुरल लेंथ पर आ गया तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई स्प्रिंग की, ज़ीरो, और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv²। तो यहाँ से सॉल्व करके हमने v निकाल लिया, ये आ गया v। फिर एक और सिचुएशन कि एक प्लैंक है, वो दो सिमिलर टाइप के वेजेस से सपोर्टेड रखा हुआ है और शुरुआत में उसकी पोजीशन h है, मतलब कि h हाइट पर है वो ग्राउंड से। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा और ये वाले क्योंकि सिमेट्रिक वेजेस हैं ये सेम वेलोसिटी से इधर इधर जाएंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ द वेजेस व्हेन प्लैंक इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो जब वो हाइट h पर आ जाए प्लैंक, तब हमें बताना है कि कितनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इन दोनों वेजेस का। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब कि एक के नज़रिए से दूसरे कितनी रफ्तार से चल रहा है। तो दोनों, अगर एक v इधर से जा रहा है और एक v इधर से जा रहा है, तो अगर दोनों की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखा जाए तो 2v हो जाएगा। कुल मिला के आंसर 2v है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि नेट, मान लो सपोज़ ये वाला पॉइंट वेज के नज़रिए से देखा तो वो इधर मूव किया,
ये वाला पॉइंट उतना ही अपोजिट में मूव करेगा। और नेट फोर्स अगर पूरे सिस्टम पे देखा जाए तो नॉर्मल कैसा लग रहा है, नॉर्मल इस प्लैंक पर अगर इस तरफ लग रहा है तो इस वेज पर इस तरफ लग रहा होगा, एक्शन रिएक्शन नेट फोर्स ज़ीरो हो जा रहा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट चाहे कुछ भी हो, नेट फोर्स तो ज़ीरो है नॉर्मल वाला, सो वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ज़ीरो है यहाँ पे, किस लॉजिक की वजह से, क्योंकि अगर पूरे सिस्टम पे देखा जाए तो एक इंटरनल फोर्स की तरह है, एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, है ना। इसका मतलब केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स वर्क कर रहा होगा पूरे सिस्टम पे, और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इन द एंटायर सिस्टम only conservative force is doing work, and that conservative force is gravitational force, hence law of conservation of mechanical energy is valid, ठीक है। तो लेट्स से कि जब ये h हाइट पर पहुंच गया ग्राउंड से ये प्लैंक, तब इसकी स्पीड v डैश हो गई, ठीक है। और इसने ओवरऑल अगर पूरे सिस्टम को देखा जाए तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस की है, इतने मैग्नीट्यूड की mgh-h, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ बन के नज़र आएगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किस किस के पास होगी, इस वेज के पास, इस दूसरे वेज के पास, और इस प्लैंक के पास। वेजेस की स्पीड v बोल दी हमने और इसकी v डैश बोल दी, तो हमें v और v डैश में रिलेशन चाहिए, अदरवाइज हम काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्मूले में नहीं लिख पाएंगे दोनों की। तो हमने वेज कंस्ट्रेंट का यूज़ किया, तो बहुत ही जूम इन करके देखा कि इस प्लैंक की स्पीड नीचे साइड v डैश है, और इस वेज की स्पीड लेफ्ट हैंड साइड हॉरिजॉन्टली v है। तो हमने इस कॉमन पॉइंट को देखा सबसे पहले प्लैंक के नज़रिए से, सो वो v डैश स्पीड से नीचे आ रहा है, और वेज के नज़रिए से देखा तो v स्पीड से हॉरिजॉन्टली जा रहा है। दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिए तो वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये भी v/√2 होगा और ये भी v डैश बाय √2 होगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए, यही वेज कंस्ट्रेंट होता है। तो v इज इक्वल टू v डैश आ गया यहाँ से, तो उठा के इस इक्वेशन में हमने v डैश की जगह v रख दिया, तो v की वैल्यू आ गई। एक बार v की वैल्यू आ गई तो फिर हमारा आंसर क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2v था आंसर, तो 2v लिख दिया। फिर एक और क्वेश्चन पे आ गए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उससे मास m 100 ग्राम अटैच्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है, और एलिवेटेड सिस्टम रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में 2 मीटर से। तो क्या किया, शुरुआत में स्प्रिंग को कंप्रेस किया 5 सेंटीमीटर से, एंड द ब्लॉक इज़ एट रेस्ट। तो फिर 5 सेंटीमीटर से कंप्रेस करके इसको छोड़ दिया गया, तो ये कुछ v वेलोसिटी से जाएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इस एज ऑफ द प्लेन से, जहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, उससे कितनी दूर जाके गिरेगा ये, तो बोल दिया कि चलो r दूरी पर जाके गिरेगा ये, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमने कंप्रेशन के टर्म्स में वेलोसिटी निकाली, ये वाली मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन करा के, क्योंकि इस इवेंट में जब यहाँ से इसको कंप्रेस करा गया है और छोड़ दिया गया, और ये जाके नेचुरल लेंथ पे अपनी कितनी वेलोसिटी देगा उसको, वो अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकाल लिए, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई, उसके बाद वेलोसिटी आ गई एक बार, तो एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में हमको पता है कि 2 मीटर मूव किया, तो उसके हिसाब से टाइम निकाल लिया वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। उसके बाद एक्स एक्सिस में लगा दिया, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के, तो आर निकल के आ गया 1 मीटर। फिर आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डिफरेंशियल रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन जानते हैं अपन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे लिख सकते हैं अपन, F.dr, ये माइनस लगा दिया, तो ये डेल्टा ऑपरेटर मतलब बड़ा चेंज बता रहा है, तो इसको छोटा चेंज d से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये इंटीग्रेशन वाला साइन हटा दिया जाए यहाँ से। सो ये डिफरेंशियल रिलेशन आ गया कि अगर अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सो u इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F.dr, ठीक है। और dr को क्या लिख सकते हैं, अगर स्पेस में प्रॉब्लम है, स्पेस यानी कि 3 डायमेंशन में, सो 3x i कैप प्लस डी एक्स आई कैप प्लस
डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर 2 डायमेंशन में है तो 2 ही से काम चल जाएगा, अगर 1 डायमेंशन में तो केवल एक से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो बस ये अपन को याद रखना है। जैसे ये 1 डायमेंशनल सिचुएशन थी जिसमें केवल एक ही डायमेंशन आर के बारे में दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू दिस मच एंड फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। यहाँ पे केवल एक ही डायमेंशन है तो कोई ज़रूरत नहीं है आई कैप जे कैप यूज़ करने की, क्योंकि हमें पता है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो बस सॉल्व करके इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। अगले सवाल में भी सिमिलरली एक ही डायमेंशन में दिया हुआ है कूलम्बिक फोर्स, सो यहाँ पे भी वही किया, इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दिया। अगले सवाल में फोर्स फिर से एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है, फिर से इंटीग्रेट कर दिया, आंसर निकाल दिया। अच्छा, पुराने सवालों में यहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशंस नहीं दी थी। बाउंड्री कंडीशन यानी कि कोई पर्टिकुलर एक ऐसी वैल्यू ऑफ आर जिसके लिए फोर्स डिफाइंड हो, तो हमें ये इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करना पड़ गया, इसलिए सी लिखना पड़ा। तो इसलिए प्लस सी लिख के छोड़ा था पहले और दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हमें बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी। बाउंड्री कंडीशन का मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर पर फोर्स की वैल्यू दी हुई है, तो हमने इंटीग्रेट किया एज इट इज़, जैसे ही प्रोसेस से किया। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि जब आर की वैल्यू 2 है तब फोर्स ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 4 जूल है, तो हमने वो कंडीशन यूज़ कर ली यहाँ पे। तो सी की वैल्यू डिटरमाइन हो गई, दैट इज़ 28/3। तो सी लिख के नहीं छोड़ा, केवल आंसर में सी की जगह 28/3 लिख दिया। ठीक है, फिर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फोर्स दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब 2 डायमेंशन में आ गया फोर्स, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो बस डी आर को डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लिख देंगे, क्योंकि 2 डायमेंशंस में आ चुका है फोर्स। कर दिया सॉल्व, लिख दिया आंसर। फिर अगले सवाल में भी 2 डायमेंशन में है ना। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, आई कैप के साथ वाई है, सो वाई डी एक्स आएगा प्लस एक्स डी वाई आएगा। दैट इज़ नथिंग बट डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट एक्स वाई। इसको सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया अपने पास। फिर बाउंड्री कंडीशन भी दी हुई है इस सवाल में कि फाइंड इफ पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन इज 2। ओरिजिन यानी कि एक्स भी 0 और वाई भी 0, एक्स 0 और वाई 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 2 यूनिट है। तो यहाँ पे हमने रख दिया बाउंड्री कंडीशन, तो सी की वैल्यू डिटरमाइन हो गई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू। फिर कुछ होमवर्क था, फिर आ जाते हैं अपन आज के नए टॉपिक पे, दैट इज़ पुराने टॉपिक में हमने क्या पोटेंशियल एनर्जी इवेल्युएट की थी फोर्स से। अब फोर्स इवेल्युएट करेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इवेल्युएटिंग फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। इवेल्युएटिंग फोर्स फंक्शन फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। सो क्या था हमारे पास था u इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू बताते हैं अपन अगर फोर्स का फंक्शन पता हो तो। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन भी था यहाँ पे, अगर इंटीग्रेशन हटाना है तो फिर यहाँ डी यू लिखना पड़ेगा, डी यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर। तो अगर हमने इसको इधर इस तरफ भेज दिया तो फोर्स आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाय डी आर। तो अब थोड़ा सा डिलेमा हो जाता है यहाँ पे कि यार ये क्या अजीब सी चीज़ है, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करें इसे। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ही मतलब जैसे लिख के अब तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल से उठते होंगे कि यार ये मतलब क्या है है ना। ये तो स्केलर है, ये यहाँ तो वेक्ट मतलब कि जैसे जब अपन डी यू लिख रहे थे तब तो हमने एक ऑपरेटर सीख लिया था कि यार हाँ चलो एफ डॉट डी आर कर दिया यहाँ पे। सो वी आर कन्विंस्ड दैट कि ये एक वेक्टर है, उसका हमने दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो एक स्केलर बन गया। ठीक है, बट यहाँ देखो, यहाँ पे तो अगर तुम गौर से देखो तो ये एक वेक्टर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो यार ये पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर है और उसका डेरिवेशन कर रहे हैं अपन एक वेक्टर के साथ, ये क्या चोचला है। तो थोड़ा सा इसको दिल पे मत लो ना, यहाँ पे भी एक ऑपरेटर यूज़ होता है जिसे ग्रेडियंट बोलते हैं, लेकिन
अभी उस सब की गहराई में उतरने का तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बस समझो कि सॉल्व कैसे करना है। तो तुम्हें सबसे पहले ये बात तो समझ में आ रही होगी ना कि यार इधर हमको वेक्टर जनरेट करना है, अगर फोर्स कैलकुलेट करना है सो वी नीड अ वेक्टर। और वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे कुछ आएगा, आई कैप आएगा, उसका जे कैप आएगा, उसका के कैप आएगा, ऐसा कुछ आएगा वो। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो स्केलर है, इसमें आई कैप जे कैप के कैप कुछ नहीं रहेगा। तो प्रोसेस क्या फॉलो करनी है अपन को ये समझना है, ठीक है। सो हम पहले तो इसको स्ट्रक्चर वाइज लिख लेते हैं कि एफ वेक्टर विल कम आउट टू बी माइनस डी यू बाई डी आर, और यहाँ पे कुछ आर कैप आएगा। आर कैप यानी यूनिट वेक्टर, मतलब फोर्स एक वेक्टर निकल के आएगा, ठीक है। और इस बात को मैं भी जस्ट बता रहा हूँ कि इसको ग्रेडियंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो बिल्कुल समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही मतलब बता रहा हूँ मैं, इस बात को तुम भूल भी सकते हो। तो इट इज़ नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट जो ऑपरेटर होता है ये स्केलर के थ्रू वेक्टर जनरेट कर देता है। दिस इज ग्रेडियंट ऑपरेटर, इट जनरेट्स वेक्टर थ्रू अ स्केलर। इसका इस्तेमाल अपन नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं मान लो कभी कभी फ्लो में ऐसे लिख दूँ ग्रेडियंट ऑफ यू, तो समझ जाना कि यही मतलब है उस चीज़ का, ठीक है। सो यहाँ पे एक, अच्छा सबसे पहले तो ये सब क्या है, ग्रेडियंट ऑपरेटर की ज़रूरत क्यों, क्योंकि तुम समझ पा रहे हो ना, दिक्कत ये है कि हमारे पास एक तरफ तो स्केलर है और दूसरी तरफ वेक्टर है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स, सो वी नीड टू रिक्वायर अ वेक्टर, हमें वी नीड टू ऑब्टेन अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर। तो हमें पता है आंसर ऐसा नहीं आएगा कि 3x y z, ऐसा आंसर नहीं आएगा, समझ रहे हो? ऐसा आंसर आएगा 3x आई कैप प्लस 5y जे कैप, समथिंग लाइक दैट। तो हमें स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, इस वजह से हम ग्रेडियंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो इसका नाम तुम्हारे सामने कहीं नहीं आएगा, बस डायरेक्टली क्वेश्चन अभी करोगे तो समझ में आ जाएगा ना। तो डोंट गो ऑन द थ्योरी, बस इसको ऐसा समझो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है हमें एक्स वाई जेड के फंक्शन में, ठीक है। सो यू ब्रैकेट में एक्स वाई जेड लिखा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज 3x² y इंटू जेड की पावर 6, लेट्स से समथिंग कुछ भी है ना, या एग्जाम्पल u इज इक्वल्स टू x प्लस 3xyz प्लस 5xy। एक्स वाई जेड के टर्म्स में कुछ भी बन के आ सकती है इक्वेशन। तो ये अब आई कैप जे कैप तो होता नहीं, स्केलर होती है ये। तो इस टाइप की कुछ अपन को पोटेंशियल एनर्जी दी रहेगी, उससे हमें क्या जनरेट करना है, उससे फोर्स जनरेट करना है, ठीक है। सो देन एफ एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब, ये मैंने देखो ऐसे नहीं लिखा, डी यू बाय डी एक्स नहीं लिखा मैंने, दिस इज़ नॉट वॉट आई हैव रिटन इट लाइक दिस, डो यू बाय डो एक्स। तो दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। बहुत ईजी होता है ये, असली वाले डिफरेंशिएशन से भी ईजी होता है। तो दिस इज़ नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, x को कांस्टेंट, x को वेरिएबल मानते हुए डिफरेंशिएट कर दो, अगर बाकी कुछ है इसमें u में, बाकी कुछ वेरिएबल हैं तो वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल इसको उठा लेते हैं, u है हमारे पास, अभी मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, फिर जो बात मैंने कही उसको लिखवाऊंगा अभी। तो पेशेंटली देखते जाओ कि अगर u अपने पास है 3x² इंटू वाई इंटू जेड की पावर 6, है ना, और हमें निकालना है डो यू बाय डो एक्स। तो क्या करो, एक्स को वेरिएबल मानो केवल, बाकी सब कांस्टेंट है, सब वाई जेड सब कुछ कांस्टेंट है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑपरेटर से हमने कांस्टेंट चीज़ों को बाहर लिख दिया, तो 3 इंटू जेड की पावर 6 तो वही के वही, और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दो जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा 2x।
सो इट इज़ नथिंग बट 2 3 6 6xy z की पावर 6। ठीक है, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब कि जिस वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा सारे वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट हो जाते हैं। जैसे अगला डो यू बाई डो वाई, तो डो यू बाई डो वाई में क्या होगा, वाई को कांस्टेंट मान लो, बाकी सब सॉरी वाई को वेरिएबल मान लो, बाकी सब कांस्टेंट। तो 3x² z की पावर 6 और y का डिफरेंशिएशन इज़ 1, तो यही आंसर हो जाएगा। कहे कोई कि डो यू बाई डो z बताओ, अब क्या करोगे, इसमें z को वेरिएबल मानो, बाकी सब कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 3x² y, और z की पावर 6 का डिफरेंशिएशन किया तो 6 इंटू जेड की पावर 5। इफेक्टिवली दिस विल बी 3 6 18 x² y इंटू जेड टू द पावर 5। ये समझ में आ गया, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। हर्षिता, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमें क्या करना है, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये मानते हुए कि x के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी सारे कांस्टेंट्स हो जाएंगे, बाकी सारे वेरिएबल विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ट्रीट हो गई, बाकी वेरिएबल भी कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे। सो इसको ऐसे लिख देते हैं एक नोट की तरह, इफ़ वी आर डिफरेंशिएटिंग, इफ़ we are differentiating, if we are differentiating with respect to x, with respect to x, we take y and x, y and z, y and z as constants, as constants। ये मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, and similarly fy will be dou u by dou y and fz will be dou u by dou z। और फिर फाइनली फोर्स को क्या लिखेंगे अपन, फोर्स को लिखेंगे नेगेटिव ऑफ डो यू, एक मिनट, यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, फोर्स नेगेटिव भी होता है ना, सो नेगेटिव भी आएगा यहाँ पे। तो व्हाट वी विल राइट फाइनली, फोर्स विल बी रिटन एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। सो एफ एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस डो यू बाय डो एक्स आई कैप, एफ वाई को क्या लिखेंगे, माइनस डो यू बाय डो वाई जे कैप, एफ जेड को क्या लिखेंगे, माइनस डो यू बाय डो जेड के कैप। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। जस्ट शॉर्ट में इस पूरी चीज़ को एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ग्रेडियंट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एफ इज रिटन एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है ये इतना बड़ा ऐसा, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, थ्योरी समझ में बिल्कुल आ जाएगी तुम्हारे, बस तुम प्रोसेस पे ध्यान दो। सो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट की करना क्या है। तो जैसे सपोज हमारे पास, बहुत गौर से देखना, अब काम की बात शुरू हो रही है। फोर्स दिया हुआ है -kx, कौन सा फोर्स होता है, ये स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है -kx। सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो ये तो एक ही डायमेंशन में है ना, तो आई कैप में ही आएगा आंसर 100%, मतलब आई कैप में दिया हुआ है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। सो अच्छा, ये तो फोर्स नहीं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का ही क्वेश्चन हो गया, तो ये तो बहुत ही आसान, पिछले सवाल जैसे ही हो गया ये। -kx/dx इंटीग्रेट कर दो उठा के, सो -kx² 2 + c, ये आ गया आंसर, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन। तो पुराने टॉपिक का हो गया, हमको तो फोर्स चाहिए पोटेंशियल एनर्जी दी हुई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर इज गिवन एज 3r²। ठीक है, देन फाइंड फोर्स।
देन फाइंड फोर्स का फंक्शन। सो अब सोचो यहाँ पे कितने डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया गया है यू को, केवल एक डायमेंशन में, आर के डायमेंशन में, है ना। तो हम फोर्स कैसे लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे माइनस डो यू बाई डो आर और आर कैप। एक ही डायमेंशन है तो बाकी दो डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो नेगेटिव ऑफ डो बाई डो आर ऑफ आर, डो बाई डो आर ऑफ यू, यू की जगह क्या लिखें, यू का एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज 3r² इंटू आर कैप। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे ना, तो और कोई वेरिएबल ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका -6r कैप। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। आ रही है ये बात समझ में? ठीक है, हाँ ये 6r इसका मैग्नीट्यूड है और r ये आर कैप यूनिट वेक्टर है ना। इसको आर स्क्वायर टाइप मत एज्यूम कर लेना, ये तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब ये तो सिंगल डायमेंशन की बात हो गई, अब दूसरे दो डायमेंशंस में पढ़ते हैं। लेट्स से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दो डायमेंशन में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो फाइंड फोर्स, फोर्स फाइंड करो। तो अब दो डायमेंशन है तो इसका मतलब दो बार अलग अलग रिस्पेक्टिव डायमेंशंस में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो फोर्स इज़ नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ यू। ग्रेडियंट का मतलब दो डायमेंशन में है, सो माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ यू आई कैप माइनस डो बाय डो वाई ऑफ यू जे कैप। और यू क्या रखना है यहाँ पे, यू रखना है एक्स स्क्वायर वाई। सो उठा के रखा, सो माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस डो बाय डो वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। तो पहले डिफ्रेंसिएशन में किसको ट्रीट करना है, वेरिएबल एक्स को, और कांस्टेंट कैसे ट्रीट करना है, वाई को। सो वाई का कोई काम नहीं है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। मन की आँखों से इस वाई को बाहर फेंक दो ऑपरेटर से, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो दिस विल कम आउट टू बी -2xy आई कैप। ठीक है, अब सेकेंड डिफ्रेंशिएशन पे फोकस करो। यहाँ पे कौन है वेरिएबल, वाई, यानी कि एक्स कांस्टेंट है। तो मन की आंखों से इस एक्स स्क्वायर को उठा के बाहर फेंक दो, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया ऑपरेटर से, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -x² ओनली, -x² जे कैप। सो ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज आवर आंसर। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, 3 डायमेंशन में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। ये फार्मूला है एक्स वाई जेड का कुछ हाइब्रिड फार्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी का। सो वी हैव टू फाइंड फोर्स का फार्मूला। तो बस शुरू हो जाओ। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट 3 डायमेंशन में बात पहुंच चुकी है, एक्स भी है इसमें, वाई भी है और जेड भी है। तो हमें तीनों डायमेंशन लिखने पड़ेंगे अब। तो माइनस डो यू बाय डो एक्स आई कैप माइनस डो यू बाय डो वाई जे कैप माइनस डो यू बाय डो जेड के कैप। ठीक है, यानी कि माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ यू, यू की जगह इतना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा ये, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस डो बाय डो वाई ऑफ यू, यू इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस डो बाय डो जेड ऑफ, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा निखिल ने, आई कैप भी आएगा यहाँ पे जे कैप आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड और के कैप भी आ जाएगा। बस उठा के अब सॉल्व करो इन्हें। तो अब धीरे धीरे हौले हौले समझो कि इस एक्सप्रेशन में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, और कौन है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल एक्स है, यानी बाकी सब जिस पे गोला लगा रहे हैं वो
कांस्टेंट है। तो ये जो प्लस में दूसरी टर्म लिखी है तो पूरी कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो कुल मिला के इसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। तो 2x इंटू वाई, तो दिस टर्न्स आउट टू बी -2x इंटू वाई आई कैप। फिर सेकेंड में y के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर और z ये कांस्टेंट हो गए, y को वेरिएबल मानते हुए डिफरेंशिएट करना है। यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 2yz, ये हो गया अपना j कैप। फिर माइनस तीसरा वाला, z वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा ही ज़ीरो हो गया। इसमें वाई स्क्वायर जेड का डिफरेंशिएशन 1, तो ये वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ से, सो माइनस वाई स्क्वायर के कैप। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ये आंसर आ गया हमारा। गेटिंग इट? तो ऐसे तुम्हें खुद Yes, से sir. ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये खुद से दिमाग लगाओ तो तुम्हारा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करने जाओगे तो और ज़्यादा ही कंफ्यूज होगे। खुद से प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब आएगा? तो कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उस पर लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल और इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी में थोड़ा अंतर होता है। तो आगे चल के जब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, हालांकि ये बात मैंने तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तब ऑलरेडी बताई थी, लेकिन फिर से एक बार सुनो। तो अगर रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम होना है तो नेट फोर्स तो ज़ीरो होना ही चाहिए उसमें, साथ ही साथ नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पार्टिकल में ऐसी कंडीशंस क्यों यूज़ नहीं की हमने टॉर्क वाली? क्योंकि पार्टिकल पर टॉर्क ज़ीरो ही होता है। पार्टिकल की डेफिनेशन यही है कि जो भी फोर्स है वो पार्टिकल स्वयं से ही गुजर रहा होगा। मान लो सपोज ये पार्टिकल है, सो अब फोर्स लगाओ उस पर, तो क्लियरली तुम उस पर फोर्स, कोई भी फोर्स लगाओ वो उससे गुजरेगा ही। सो नेट टॉर्क ऑन पार्टिकल इज़ ज़ीरो, है ना? तो ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो ही जाती है, इसलिए पर्टिकुलरली अपन बोल रहे हैं कि पार्टिकल का इक्विलिब्रियम तब बोल देंगे अपन बिना कुछ सोचे समझे कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। बाकी अगर किसी रिजिड बॉडी का अगर हमें इक्विलिब्रियम बोलना है, सो केवल इतना बोलने से काम नहीं चलेगा कि नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, हमें नेट टॉर्क भी ज़ीरो करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ ताकि तुम्हारी एक विजुअलाइजेशन बने। मान लो सपोज ये एक रॉड है, ऊपर से इधर फोर्स लगाया किसी ने एफ, और इधर से किसी ने फोर्स लगाया एफ। तो इमेजिन करके सोच के मतलब तुम बताओ ये कैसे मूव करेगी। तो अगर तुम्हारी विजुअलाइजेशन ठीक ठाक है तो तुम कहोगे ये ऐसी गोल गोल घूमने लग जाएगी, थोड़ी सी, है ना, टर्न होने लग जाएगी, कपल फोर्स लग गया इस पर, इस वजह से। तो इक्विलिब्रियम का तो मतलब ये नहीं है ना। कैसे हो गई? नेट फोर्स तो ज़ीरो है, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, लेकिन तब भी ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं है। ये नेट टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो। नेट टॉर्क ज़ीरो क्यों नहीं है? क्योंकि किसी पॉइंट पे तुम टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो उसकी ज़ीरो वैल्यू नहीं आएगी। अगर ऐसा कुछ हो जाता कि रॉड है एक ऐसी, उस पर तुमने यहाँ बीच में फोर्स लगाया ऊपर से, और उतना ही फोर्स यहाँ से भी लगा दिया, अब ये इक्विलिब्रियम में हो जाती, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क भी ज़ीरो हो जाता और नेट फोर्स तो ज़ीरो हो ही गया, बैलेंस ऊपर नीचे वाला, तब ये इक्विलिब्रियम में हो जाती।
ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी है, अगर रिजिड बॉडी यानी कि उसका डायमेंशन एकदम पार्टिकल की तरह नहीं, थोड़ा बड़ा है ना, एक्सटेंडेड बॉडी है, तब हमें टॉर्क को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। सबसे पहला बाइफर्केशन हमारे दिमाग में आना चाहिए जैसे ही किसी भी चीज़ के इक्विलिब्रियम की बात की गई, कि क्या वो पार्टिकल है या क्या वो रिजिड बॉडी है एक्सटेंडेड। तो अगर केवल पार्टिकल है तो हम इससे काम चला पाएंगे, एफ नेट इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप काम हो ही जाता है इसका। लेकिन अगर रिजिड बॉडी है तो फिर हमें टॉर्क भी ज़ीरो करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अभी तो केवल अपन पार्टिकल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग में ऐसा ना बन जाए कि एफ नेट ज़ीरो इक्विलिब्रियम, एफ नेट ज़ीरो इक्विलिब्रियम, एफ नेट ज़ीरो इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम की। एफ नेट ज़ीरो इक्विलिब्रियम की कंडीशन तभी होती है जब हम जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी मैटर की बात करें वो पार्टिकल साइज़ का है। अगर पार्टिकल साइज़ का नहीं है, एक्सटेंडेड है, तो फिर उस पर नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। अच्छा, पर्टिकुलरली ये एनर्जी वाले टॉपिक में ही हम इक्विलिब्रियम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है सॉरी स्टैटिक नहीं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जैसे मैं बताऊं तुम्हें, लेट्स से ये एक बाउल टाइप कोई चीज़ है, बोल टाइप की कुछ चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक पार्टिकल रख दिया, तो ये इक्विलिब्रियम पे है, बिल्कुल है, रखा रहेगा यहाँ पे, नेट फोर्स ज़ीरो है इस पर, एम जी को बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ठीक है, दूसरी सिचुएशन में क्या किया, बॉल को इन्वर्टेड किया और बड़ा बारीकी के साथ हमने पार्टिकल को इसके टॉप पे जमा दिया, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा। लेकिन कुछ डिफरेंस है, तुम्हारी आत्मा कुछ डिफरेंस समझ पा रही है इसमें, कि इस इक्विलिब्रियम में और इस इक्विलिब्रियम में कोई डिफरेंस है? तो वो क्या डिफरेंस है, कोई बताना चाहेगा? मैं तुम्हारे व्यूज़ जानना चाहता हूँ, तुम्हारा दिमाग कैसा किस तरह दौड़ता है। एक एक करके सब अपने अपने व्यूज़ बताएंगे। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, नवींद्र बताओ ज़रा, क्या तुम सोच रहे हो इनमें क्या डिफरेंस है? ये जो दोनों, तो केवल इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को के बारे में ही पूछा जा रहा है और भूल जाओ इस दुनिया में। क्या थॉट्स आ रहे हैं इन दोनों इक्विलिब्रियम को देख के? बाकी सब अपना अपना सोच के बैठो, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ नवींद्र, बोलो। पहले और दूसरे में क्या अंतर है, मतलब तुम्हारा क्या थॉट दिमाग में आ रहा है? अगर बोल नहीं पा रहे हो तो लिख दो। निखिल तुम बताओ जब तक। पहले वाले नहीं समझा, तब भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो ये दो जो सिचुएशंस तुम्हारे सामने रखी हुई हैं, एक में एक बाउल है यहाँ पे और दूसरे में इन्वर्टेड बाउल है। पहली वाली सिचुएशन में अपन ने धरती इधर है ना, दिस इज धरती, तो पहली वाली सिचुएशन में हमने बाउल के अंदर पार्टिकल रख दिया। दूसरी वाली सर सिचुएशन, डिस्टेंस का फर्क डिस्टेंस का फ़र्क? है क्या? डिस्टेंस का फ़र्क मतलब कहाँ से अपोजिट डिस्टेंस? रखा है तो सर पार्टिकल से ग्राउंड का डिस्टेंस। पार्टिकल से ग्राउंड का डिस्टेंस है, ठीक है चलो। मान लिया सपोज़ कि ये ग्राउंड था, तो पार्टिकल का ग्राउंड से डिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है।
और क्या थॉट आ रहे हैं? सोच और सर थोड़ा सा और सोच। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ नवींद्र बोलो। मैं ये कह रहा था कि बाउल के अंदर वाला पार्टिकल पर मूव नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ उसके अंदर के रेडियस पर मूव कर सकता है, अच्छा, लेकिन बाहर वाला बाहर वाले को, अच्छा तुम, अगर मैं तुम्हारे जज्बात अच्छे से समझ पा रहा हूँ तो तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा मूव कराने की कोशिश की इधर तो ये वापस लौट के आ जाएगा, लेकिन इसको मूव कराने की कोशिश की तो ये वापस लौट के नहीं आएगा, ये तो चला जाएगा, यही कहना चाहते ये हो? चला जाता ठीक है, और बताओ हर्षिता। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। ये वाला कि अगर थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया पहले वाले को, सो ये लौट के आ जाएगा, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब किया तो ये लौट के नहीं आएगा, है ना? ठीक है। सर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत सोच रही हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। नहीं तो अगर थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पे ऐसा उठा के रख दिया तो अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ से ऊपर थोड़ी चला जाएगा, तो नीचे वापस आ जाएगा। है। उसमें मूवमेंट होगा, लेकिन वापस रेस्ट पे आ जाएगा वो, लेकिन उसी इसको पॉइंट ज़रा पे। बहुत डिस्प्लेस किया, अगर इसको धक्का मारा तो फिर ये नीचे ही चला जाएगा, ये वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है अक्षत। उसका ओरिजिन। अक्षत बताओ अपना, क्या थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है यहाँ पे देख के? लग तो ऐसा ही रहे सर, वो तो नीचे गिर जाना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल और ये कॉमन सेंस वाली बात है ये, तो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आया। तो दो ऑब्जर्वेशन मेनली तुम्हारी तरफ से आए। सबसे पहला जो निखिल ने बताया कि इस पार्टिकल के लिए ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम लग रही है, लेकिन इस पार्टिकल के लिए जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है ना? तो बिल्कुल सही बात है, ये बात एकदम सही है और इसका अपन टेक्नोलॉजिकली यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरा कि अगर इसको डिस्टर्ब किया, है ना, लेट्स से हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया इस तरफ, तो ये लौट के आ जाएगा, और इसको इस तरफ डिस्टर्ब किया तब भी ये लौट के अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इसको डिस्टर्ब किया इधर, नहीं आएगा, ये तो वापस उधर ही चला जाएगा, गिर जाएगा नीचे। ये इसको डिस्टर्ब किया यहाँ इस तरफ तो ये भी चला जाएगा इस तरफ। सो ऐसी सिचुएशन में अपन जब बोलते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कि अगर हमने थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो फिर वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा वो। लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा बहुत अगर उसको डिस्टर्ब किया तो अपनी मेन पोजीशन से शिफ्ट होके चला ही जाएगा और इक्विलिब्रियम पे रहेगा ही नहीं, है ना? अच्छा, इसके कॉन्ट्ररी एक तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि मान लो ग्राउंड का एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इस पार्टिकल को यहाँ पे रखा हुआ था मान लो सपोज, और थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा धक्का दिया, तो लुढ़कते लुढ़कते पहुँच के मान लो सपोज यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो रुक जाएगा वो यहाँ पे। अब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नई इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, है ना? यहाँ पे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन वही की वही रहेगी, यहाँ पे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं रहेगी एक बार डिस्टर्ब कर दिया तो, लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, इट विल गेट शिफ्टेड टू द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही हमारे सामने स्टेबल इक्विलिब्रियम आए तो हमको समझ जाना है कि अगर उसको डिस्टर्ब किया हल्का बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर तो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन अटेन कर लेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो अगर हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वो लौट के नहीं आएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तो अगर अगर हमने उसको थोड़ा बहुत डिस्प्लेस किया उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन ही शिफ्ट कर लेगा। सो हम वन बाय वन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिखते हैं, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, एंड दीज आर बेस्ड ऑन कि वो
स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो फर्स्ट वी हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसमें लिखो अ पार्टिकल is said to be in stable equilibrium if on slight displacement from the mean position, from the equilibrium position, the particle has the tendency to return back to the original position, to the same equilibrium position, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो वी हैव अ पेंडुलम, हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है। और अगर इसको हमने डिस्टर्ब किया हल्का बहुत, थोड़ा बहुत, लेट्स से इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वापस वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस तरफ डिस्टर्ब किया तो वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है। सो इफ दिस इज द नेचुरल लेंथ, ठीक है। अच्छा, ये स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ क्यों होना चाहिए? क्योंकि हो सकता है फ्रिक्शन हो जाए थोड़ा बहुत सफिशिएंट, तो हमने डिस्प्लेस किया तो वो वहीं शिफ्ट हो गया, उस केस में तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और ये इसकी नेचुरल लेंथ है। तो अगर हमने इस तरफ डिस्प्लेस किया तो ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ आने की कोशिश करेगा, इस तरफ डिस्प्लेस किया तो वापस आने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। या जो बॉल बनाया था उसमें पार्टिकल रखा था एक, वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल था। इस पार्टिकल को अगर हमने इस तरफ डिस्प्लेस किया, वापस लौट के अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। इस तरफ डिस्प्लेस किया तब भी वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा। सो दिस इज अ बॉल इन द बॉल, अ बॉल इन द बॉल, ठीक है। फिर सेकेंड पे आ जाते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा हाँ लिख लो, लिखो लिखो लिखो। So unstable equilibrium. So if on displacement from the equilibrium position, the particle has tendency to move away from the equilibrium position, then it is called position of unstable equilibrium, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स, हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक लाइट रॉड है। उसको हमने वर्टिकली ऐसे बैलेंस बना के रख दिया और उसके ऊपर एक पार्टिकल रख दिया, ठीक है। तो क्लियरली थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस हुआ तो दोनों ही गिर जाएंगे और अपनी पोजीशंस
पे वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। या दूसरा वही इन्वर्टेड बाउल और उस पर एक पार्टिकल रख दिया हमने यहाँ पे। So this is a ball on the top of the ball, on the top of the ball. तो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अब तीसरे पे आ जाते हैं। थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर हमने उसको डिस्टर्ब किया तो उसकी पोजीशन ही शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इफ a particle is displaced from equilibrium position, from its equilibrium position, and at this new position, particle is still in equilibrium, then it is called position of neutral equilibrium. Position of neutral equilibrium। ठीक है। इसका एग्जांपल, हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। A particle on a horizontal surface, ठीक है। अच्छा, ये तो बाइफर्केशन हुआ कि हमने अगर उसको अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया तो वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके हिसाब से बाइफर्केशन है 3 भागों में। कि एक तो स्टेबल हो सकता है अगर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, दूसरा अनस्टेबल हो सकता है कि वापस अपनी पोजीशन पे ना आए, और तीसरा न्यूट्रल हो सकता है कि वो अपनी पोजीशन ही चेंज कर ले, इक्विलिब्रियम पोजीशन ही चेंज कर ले। दिस इज द टाइप्स ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन द how they're responding on slight disturbance from their equilibrium position. Now next हम एक और bifurcation पढ़ते हैं, types of equilibrium based on कि वो चल रहा है या रुका हुआ है ना। So next लिखो based on motion of particle at equilibrium position equilibrium position equilibrium can be classified in two types. First is static equilibrium. Static equilibrium का क्या मतलब है कि नेट फोर्स 0 हो और वेलोसिटी भी 0 हो, रेस्ट पे हो, है ना। सो इफ वेलोसिटी इज 0 at the equilibrium position, है ना। तो क्या कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाए कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए ये तो ज़रूरी है ही, एंड वेलोसिटी इज़ ऑल्सो 0। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। इसके कॉन्ट्ररी डायनामिक इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। नेट फोर्स तो 0 हो सकता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स 0 है, तो मतलब चल रहा है ऑब्जेक्ट, मोशन में है, तब भी इक्विलिब्रियम में है अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब है इफ़ वेलोसिटी
is non-zero and constant at equilibrium position. तो क्या कंडीशन है डायनामिक इक्विलिब्रियम की कि एफ नेट ज़ीरो होना चाहिए. एफ नेट ज़ीरो तो होना ही चाहिए, है ना. एक मतलब कि एक चीज़ याद रखनी है हमको बस, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में अगर एफ नेट ज़ीरो है, अब फिर दिमाग में सवाल आएगा कि क्या रेस्ट पे है. रेस्ट पे यानी कि वेलोसिटी ज़ीरो है, तो हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में. और फिर सवाल आएगा कि यार रेस्ट पे नहीं, मोशन में है सपोज़, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम में चल रही है ऑब्जेक्ट, पार्टिकल चल रहा है. एंड इट इज़ नॉट ज़ीरो एंड ऑफ कोर्स इट मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि अगर वेरिएबल हो गई वेलोसिटी तब तो एक्सीलरेट कर जाएगा और नेट फोर्स उसमें क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. आ रही बात समझ में. ज़ीरो नहीं होगा कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो गई तो एक्सीलरेशन हो जाएगा कुछ ना कुछ, नेट फोर्स इस केस में ज़ीरो नहीं होगा. तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये बताने वाली बात ही नहीं है, समझदारी वाली बात है. ठीक है. अब एक सवाल सॉल्व करते हैं. एक सिचुएशन है, सो इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिखो. एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो या क्वेश्चन के तौर पे लिख लो या थ्योरी के तौर पे लिख लो. ये हमें एक लर्निंग पॉइंट देगा और कैसे अपन सॉल्व करते हैं ये हमको चीज़ बताएगा. सो वी आर डीलिंग नाउ इन दिस सिचुएशन इज ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एक्स. ठीक है, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और वो ग्राफ कुछ ऐसा है ना. किसी पार्टिकल के लिए उस पर कैसा फोर्स लग रहा है वो ग्राफ दिया हुआ है हमें, एफ वर्सेस एक्स. और वो ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा 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 और ऐसा. यहाँ पे आके ये एक्स एक्सिस पे ही हो गया ग्राफ. सो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, this point is C, this point is D, this is E, and this is F. तो हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स कौन कौन से होंगे और उनमें से स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा. सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई the points of equilibrium. Also mention whether they are points of stable, unstable or neutral equilibrium ठीक है. सो सबसे पहला काम कि इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स कैसे हम आइडेंटिफाई करें ग्राफ से. तो सोचो बैठ के. इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के लिए हमें एक ही चीज़ देखना है कि नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है. सो फोर्स ज़ीरो वाला किधर है ग्राफ में, फोर्स ज़ीरो किधर मार्क करोगे, यही है ना. इस एक्स एक्सिस के ही करस्पॉन्डिंग हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वहीं पे फोर्स ज़ीरो होगा. इसका मतलब ए पॉइंट, सी पॉइंट और एफ पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं. ए, सी, एफ, है ना. अब इसमें से स्टेबल कौन सा होगा, अनस्टेबल कौन सा होगा, ये सब देखना है हमें. तो हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं. चलो स्प्रिंग वाले, अच्छा वो बॉल वाले एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि हमारे पास ये बॉल है. ठीक है. तो अगर हमने इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया, मतलब फोर्स इस पर इस तरफ लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड होगा. मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. अच्छा इस तरफ होगा तब भी फोर्स इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा. कुल मिला के क्या कंक्लूजन बोल सकते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कि फोर्स
and displacement are in opposite direction, f and x are in opposite direction, ठीक है। लेकिन अगर अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देखें तो अगर मैंने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी, रिस्पॉन्सिव डिस्प्लेसमेंट भी उसी फोर्स की तरफ चला जाएगा। फोर्स इस तरफ अप्लाई किया तो रिस्पॉन्सिव डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ चला जाएगा। सो इन दिस सिचुएशन इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं सॉरी, इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन एक काम करते हैं, ए पॉइंट पर इसको डिस्प्लेस करके देखते हैं। तो लेट्स से अगर हमने, अच्छा ये ग्राफ है ना, यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट नहीं है, ये बाउल नहीं है, ये तो ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये बाउल की तरह ऐसा मत सोचना कि ये होना चाहिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या ये अनस्टेबल होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तो ग्राफ है, ग्राफिकल वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। ये कोई कर्व वर्व थोड़ी है, मतलब ये कोई टीला थोड़ी है जिस पे बॉल रखी है, ये तो वैल्यूज़ प्लॉटेड हैं, जस्ट उनको ज्वाइन कर दिया तो ऐसा ग्राफ बन गया। तो हमने ए पॉइंट को कंसीडर किया, ठीक है। ए पॉइंट को कंसीडर करने गए जब हम, तो हमने इसको कहा चलो ठीक है, हम इसको राइट हैंड साइड डिस्प्लेस करते हैं। तो राइट हैंड साइड अगर डिस्प्लेस किया यानी कि एक्स पॉजिटिव है, एक्स इज पॉजिटिव, सो हमें जो रिस्पॉन्सिव फोर्स है वो कहाँ मिल गया, वो तो नेगेटिव में चला गया, है ना। देखो ये नेगेटिव आ गया फोर्स, एफ इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब उल्टा, इसका उल्टा ट्राई करके देखते हैं कि हम अगर नेगेटिव में गए, एक्स नेगेटिव में, तो फोर्स कहाँ चला गया, फोर्स यहाँ पॉजिटिव हो गया। सो इफ़ वी आर गोइंग टूवर्ड्स एक्स नेगेटिव वी आर गेटिंग फोर्स एज पॉजिटिव। तो ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट को गौर से देखो, ए पॉइंट के लिए हमने अगर हमने अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया तो हमें फोर्स नेगेटिव में मिल रहा है, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स पॉजिटिव में मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, फोर्स और रिस्पॉन्सिव डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर सेम साइन के आ जाते तो फिर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता। सो पॉइंट ए इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ए को हमने मार्क कर दिया कि ये स्टेबल है। फिर आए अगला पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, सी। सी पे देखा तो सी पे हमने पॉजिटिव में एक्स को किया तो फोर्स कहाँ पहुँच गया, फोर्स देखो ऊपर पहुँच गया, है ना, पॉजिटिव आ गया फोर्स। सो पॉजिटिव अगर एक्स है तो फोर्स भी पॉजिटिव है। उल्टा देखा इसका कि एक्स अगर नेगेटिव है, उल्टे डायरेक्शन में चले तो फोर्स भी नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। फोर्स इज ऑल्सो गेटिंग नेगेटिव, सो एक्स नेगेटिव तो एफ भी नेगेटिव, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम साइन के हैं। सेम साइन का मतलब अनस्टेबल। सो पॉइंट सी इज़ द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है ये? अक्षत, हर्षिता, नवीन, निखिल, यस सर। आ रहा है सर। हाँ सर। आ रहा ठीक है है। अब एफ पे यही तरीका आजमाया हमने, एफ पॉइंट पर पहुँचे यहाँ पर, तो हमने इस पॉइंट से थोड़ा सा ज़रा सा डिस्प्लेस किया पॉजिटिव में एक्स, तो तब भी फोर्स जीरो ही रहा, और नेगेटिव में किया तब भी फोर्स जीरो ही रहा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कि मान लो सपोज ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला केस था, पॉजिटिव में हमने किया अगर प्लस एक्स में, तो फोर्स यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो है, लौट के थोड़ी जा रहा है वो, यहाँ भी फोर्स जीरो। नेगेटिव में किया तब भी फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो गई उसकी, शुरुआत में यहाँ पे फोर्स जीरो था। तो मतलब कि पॉइंट एफ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज पॉइंट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं अपन, थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें कि यहाँ पे हमारे पास अगर f वर्सेस x का ग्राफ है, तो जब f वर्सेस x का ग्राफ, जब स्लोप नेगेटिव आया है, देखो इस रीजन में जब पॉइंट A पर हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं
तो एफ एक्स का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और सी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, और एफ पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0 है। तो अगर नेगेटिव स्लोप है एफ एक्स का, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा। सो फॉर दिस कर्व, दिस रीजन ऑफ कर्व स्लोप इज नेगेटिव, फॉर दिस रीजन ऑफ कर्व slope is positive, and for this region of curve slope is 0। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं कि for equilibrium we need f is equals to 0। अब डिपेंडिंग अपॉन कि एफ एक्स ग्राफ का स्लोप क्या है, वो हमें बताएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, या न्यूट्रल है, सो स्टेबल के लिए क्या स्लोप आना चाहिए, नेगेटिव। सो स्लोप क्या है, डी एफ बाई डी एक्स, दिस मस्ट बी नेगेटिव। और अनस्टेबल स्लोप ऑफ एफ एक्स ग्राफ मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि डी एफ बाई डी एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। एंड फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम डी एफ बाई डी एक्स मस्ट बी 0। ठीक, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये तो हो गया अपना कंक्लूजन इक्विलिब्रियम का एफ एक्स ग्राफ से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यू एक्स ग्राफ। सो बहुत ध्यान से देखो। सेकेंड वी हैव ग्राफ बिटवीन यू एंड एक्स, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव यू वर्सेस एक्स, और ग्राफ मान लो सपोज वैसा ही ग्राफ है दिखने में। ठीक है, दिस इज पोजीशन ए, this is position B, this is C, this is D, this is E। ठीक है, अब हमें बताना है वही सेम क्वेश्चन कि we have to identify the points of equilibrium, also mention whether they are points of stable, unstable or neutral equilibrium। So identify points of stable, unstable or neutral equilibrium तो देखो, अब जो निखिल ने एक बात कही थी उसका यूज़ करते हैं अपन कि लेट से हमारे पास वही बॉल वाली सिचुएशन बना लेते हैं, जिसमें एक जब बॉल के अंदर रखा था हमने ऑब्जेक्ट को तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, और जब बॉल के ऊपर रख दिया था तब तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया था। तो मान लो सपोज हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रेफरेंस लेवल हमने ये माना है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में, फिर से सुनो अच्छे से, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो हमने अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा इसकी पोजीशन को शिफ्ट किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कम थी, जब थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। सेम फॉर द अदर साइड ऑल्सो। इधर जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो देखो ज़रा सा इस तरफ भी डिस्प्लेस किया तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉल थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगी ना, धरती से हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है लाइट से, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लाइट से कुछ वाई डिस्टेंस ऊपर मूव हो गया तो mgy हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में अगर अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसके आजू बाजू थोड़ी कम पोटेंशियल एनर्जी है।
सो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसको अदर वे राउंड अपन कैसे बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वहाँ पर अनस्टेबल होगा, ठीक है। और अगर सेम ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, अगर अपन शिफ्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल वाला केस, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेट से यू थी, तो इधर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट किया थोड़ा सा, तो तब भी पोटेंशियल एनर्जी यू ही है, बराबर ही है। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर शिफ्ट कर दिया तब भी वही पोटेंशियल एनर्जी है। सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं होती, मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सेम ही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, किसी ग्राफ में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन? जब उस ग्राफ का स्लोप ज़ीरो हो रहा हो। सो डी यू बाई डी एक्स मस्ट बी ज़ीरो फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। जब स्लोप ज़ीरो हो रहा हो तभी तो मैक्सिमा या मिनिमा निकल के आएगा, मैक्सिमा या मिनिमा। जब बेसिक मैथ्स में बताता है कि डबल डिफरेंशिएशन से अपन अंदाज़ा लगाते हैं कि मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा, लेकिन अभी तो जस्ट अपन देख रहे हैं कि भाई ज़ीरो कब आएगा, डी यू बाई डी एक्स स्लोप ज़ीरो कब होगा। तो इस ग्राफ में आइडेंटिफाई करो, यू वर्सेस एक्स का ग्राफ है ये, स्लोप ज़ीरो जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स होंगे। सो डी पर स्लोप ज़ीरो है, बी पर स्लोप ज़ीरो है क्योंकि कम होके फिर बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा होके फिर कम हो रहा है, और ई पर स्लोप ज़ीरो है। सो पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आ गए, बी, डी और ई। देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस सिचुएशन, that are B, D और E. So points of equilibrium यार क्या? सर बी और डी तो मैं समझ गई कि उनका स्लोप जीरो होगा। हाँ, ई E स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि E स्ट्रेट लाइन तो अब उसका स्लोप भी ज़ीरो है, और वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अगर ऐसी होती या ऐसी होती तब फिर उसका स्लोप ज़ीरो नहीं होता, लेकिन अभी तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के साथ है, इसलिए वहाँ पे भी स्लोप ज़ीरो होगा। आई बात समझ में? हाँ हाँ ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इस ग्राफ के अनुसार बी, डी और ई, बी, डी और ई। जब किन्हीं बच्चों के दिमाग में पुरानी उलझनें चल रही होंगी कि ए और सी क्यों नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे ज़ीरो होती है वो थोड़ी होते हैं इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट, ठीक है। वो तो कुछ हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ना हो, वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए। वो तो फोर्स वाले केस में जब फोर्स ज़ीरो होता है तब इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं। तो ये फोर्स वर्सेस एक्स वाला ग्राफ था पिछला वाला, इसलिए हमने इन तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट किया था। यहाँ पे हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने स्लोप को ज़ीरो करके आइडेंटिफाई किया। तो वी हैव बी, डी एंड ई एज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब इनमें से देखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, अनस्टेबल कौन सा होगा और न्यूट्रल कौन सा होगा। दोनों ग्राफ अलग अलग हैं, वो देख भले ही एक जैसे रहें लेकिन कोई कोरिलेशन नहीं उनमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल्स हैं दोनों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, वैसे तो तुम समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और कम होते होते एकदम मिनिमम पे पहुँची और फिर बढ़ने लग गई। सो बी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ यू मिनिमम, ठीक है। यू मिनिमम का क्या मतलब है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सो बी इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। डी वाले पॉइंट पे चलते हैं। डी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते डी पर एकदम मैक्सिमा हुई और फिर कम होने लग गई। सो दिस इज यू मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो डी इज़ द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद ई पर पहुँचे तो ई में तो यार वही की वही पोटेंशियल एनर्जी है, जो यहाँ है वही यहाँ है और वही यहाँ है। ई पर भी वही है और उसके आसपास भी वही है, तो ना तो ये मैक्सिमा है ना मिनिमा है। सो दिस इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसका मतलब E इज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
कैसे जजमेंट किया हमने, यस ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, यस सर। ठीक है। तो कुल मिला के अपन समराइज कर लेते हैं पॉइंट। अच्छा, मैंने तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित एक बात बताई थी जो मैं अभी फिर से बता देता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिंगल डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो होता है बी पर, डी पर और ई पर, क्योंकि स्लोप ज़ीरो है, डी यू बाई डी एक्स इज़ ज़ीरो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मिनिमा आता है वहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। सो हेयर डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। जहाँ पर मैक्सिमा आता है वहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर इज़ नेगेटिव। और जहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा, वहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन ज़ीरो आ जाता है। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, सिंगल डिफरेंशिएशन ग्राफ दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तब फिर अपन को डबल डिफरेंशिएशन से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। सो वी विल समराइज द पॉइंट्स नाउ व्हाट वी हैव लर्नड। So in this article we have seen that for equilibrium we need f net is equals to 0 और f क्या होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। सो माइनस डी यू बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो डी यू बाई डी एक्स मस्ट बी 0, ठीक है। मतलब स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ जहाँ पर भी 0 हो जाए हम कहेंगे वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमें एक पॉइंट मिल गया कि फॉर इक्विलिब्रियम वी नीड टू जस्ट सी डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन u वर्सेस x ग्राफ। अब वो कभी स्टेबल हो सकता है, कभी इनस्टेबल हो सकता है और कभी न्यूट्रल हो सकता है। तो स्टेबल कब होगा, जब मिनिमा वाला पॉइंट आ जाए, है ना, u इज़ मिनिमा, या डिफ्रेंशिएशन के टर्म्स में देखा जाए तो डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x इज़ पॉजिटिव। अनस्टेबल कब हो सकता है, जब u मैक्सिमम हो जाए, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन इज़ नेगेटिव। और न्यूट्रल कब, जब u नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, 0 हो जाए उस सिचुएशन में। तो नोट कर लो इसको। सर थोड़ा ऊपर दे दीजिए। हाँ, so let's go ahead and solve a question. So let's say पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फंक्शन दिया हुआ है a अपॉन x टू द पावर 12 माइनस b अपॉन x टू द पावर 6, where a and b are positive constants, are positive constants, ठीक है। सो फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल, जो भी मतलब आ जाए, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से सबसे पहले क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। सो फॉर इक्विलिब्रियम u मस्ट डी यू बाई डी यू मस्ट बी 0, डी यू बाई डी एक्स मस्ट बी 0, स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ मस्ट बी 0। तो मतलब कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाएंगी। सो डी बाई डी एक्स ऑफ u की
वैल्यू रख दो यहाँ पे a by x to the power 12, so it can be written as a into x to the power minus 12, then minus b into x to the power minus 6. अब इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे, जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी. सो सॉल्व किया इसको तो -12 a x to the power minus 13 माइनस b और यहाँ प्लस और यहाँ पे 6 x to the power minus 7 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, एक को एक तरफ ले गया दूसरे को एक तरफ ले आया. सो 12a अपॉन x की पावर 13 इज इक्वल्स टू 6b अपॉन x की पावर 7. तो x 0 तो हो नहीं सकता है ना, x इज़ नॉट 0. तो हम x की पावर 7 से इधर x की पावर 7 काट देंगे. सो यहाँ पे क्या 12a अपॉन x की पावर 13 को लिख सकते हैं x की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 6 इज इक्वल टू 6b अपॉन x टू द पावर 7. सो सिंस x इज़ नॉट 0 वी कैन कट x टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7. अच्छा x 0 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा. a बाई 0 इन्फिनिटी माइनस a b बाई 0 इन्फिनिटी, तो वो डिफाइन ही नहीं होगा इसलिए. फिर 12 से कट गया ये तो ये आ गया 2. सो व्हाट वी हैव 2a बाई b इज इक्वल्स टू x की पावर 6. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू x is equals to 2a by b to the power 1 by 6. ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई अपने पास. ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. अब स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये अपन को देखना पड़ेगा. सो सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा कि इस x को रखेंगे अगर अपन इसमें तो du by dx 0 निकल के आ जाएगा. तो दिस इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. अच्छा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई है. पोजीशन ऑफ अच्छा एक बच्चों को डाउट आ रहा होगा, उसको क्लियर कर देता हूँ फटाफट कि कुछ सोच रहा होंगे कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये पावर 6 है यहाँ. तो अगर तुम प्लस माइनस भी लिख लो और यहाँ पे जब x सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव ही देगा इस वैल्यू को. मतलब पॉजिटिव नहीं, मतलब ये जो x की पावर 12 है ये पॉजिटिव ही बन के आएगा, x की पावर 6 है ये भी पॉजिटिव बन के आएगा. सो एक ही वैल्यू आएगी, नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे अपन. ठीक है. तो x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है. ठीक है. अच्छा ठीक है. एक और फिर से डाउट आ रहा होगा कि फोर्स में रखेंगे तब क्या होगा. तो अगर नेगेटिव रखा तो यहाँ पे भी नेगेटिव बनेगा और यहाँ भी नेगेटिव बनता तो 0 ही आना है. पॉजिटिव रखा तब भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव तब भी 0 आना है. तो x इज़ पॉजिटिव इटसेल्फ, x नेगेटिव नहीं है. ठीक है. ऐसा मान के चल सकते हैं. अब अपन देखते हैं कि जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे u का तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है. सो नाउ आवर टारगेट इज डो u बाई डो एक्स du बाई dx तो कैलकुलेट कर ही चुके थे अपन. du बाई dx कितना आया था, जो आया था ये. सो दिस वाज -12 a x to the power -13 -6 b x to the power -7. अब डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं. डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर. डबल डिफ्रेंशिएशन क्यों, कि अगर पॉजिटिव आ गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैक्सिमा बन जाएगा, नेगेटिव आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 0 आ गया जो कि नहीं आएगा, 0 दिख रहा है वो. तो अगर 0 आ गया इफ़ तो फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है. इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया. सो -13 इंटू -12, 12 इंटू 13 कितना होता है, 12 3 36, 12 12 13 14 15, दैट इज -156 प्लस 156. सो प्लस 156 a x टू द पावर -14. ठीक है. -6 7 42, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये जाएगा 42 b x टू द पावर -7 और ये -8.
ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन जो है इसमें x पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है, और उसकी पावर -14 है, नेगेटिव भी आ जाता तब भी ये पॉजिटिव ही बन जाता। तो ओवरऑल ये तो सब कुछ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। इसका क्या मतलब है, ये हो गया अपने पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग इट? फिर से एक बार कि हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है डबल डेरिवेटिव ऑफ यू का, उसमें यहाँ माइनस माइनस होके ये प्लस आ गया, ये भी यहाँ पे प्लस आ गया, और x जो रखने वाले हैं वो भी प्लस है, और क्वेश्चन में a और b प्लस दिए ही हुए हैं। इफेक्टिवली ये पूरी की पूरी चीज़ प्लस है, ठीक है। सो इफ दिस इज प्लस वी विल से दैट दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आ रही है बात समझ में? यस सर। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, सो दिस इज आवर आंसर, वी हैव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कुल मिला के बस अपन को फूंक फूंक के प्रॉपरली मैथमेटिकली सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन में अगर गलती हो गई तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है ना, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और लास्ट क्लास में क्या होमवर्क था, 39 तक पहुँचा दिया था मैंने। अब आज का होमवर्क नोट करो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गया, पावर भी हो गया। एक टॉपिक आएगा जिसका हेडिंग है 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें एक दो इलस्ट्रेशंस हैं, और एक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये सॉल्व करना, ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंच जाना। एक्सरसाइज में हमने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 39 क्वेश्चंस देवर, सिंगल करेक्ट वाले। तो फिर एक काम करना, सब्जेक्टिव पे आ जाना। सो यस सर। लेवल सर 1 पे, हाँ क्या बोल रहे हो? सर इसका टेस्ट। हाँ इसका अब टेस्ट होने वाला है कुछ ही समय बाद, इसलिए अब सॉल्व करना शुरू कर दो अच्छे से। सो 1 से लेके ये पहुँचेगा 1 से लेके करो उसको 20 तक, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। यस सर। कल की क्लास में, टुमारोज क्लास, वी विल हैव अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। पहला प्रैक्टिस सेशन होगा इसका, और फिर कल का होमवर्क भी प्रैक्टिस सेशन के बाद वाला होमवर्क में लिख रहा हूँ यहाँ पे। असर्शन रीजन हो गए थे लेवल 1 के, क्यों अक्षत? नहीं सर, असर्शन नहीं किए हुए। तो फिर लेवल 1 के असर्शन MCQ1। रीजन करना, ठीक है। उसमें है 10 क्वेश्चन। ये टुमारोज होमवर्क है, कल के PS प्रैक्टिस सेशन के बाद का। आज का इतना ही है, यहीं तक है, यहाँ तक। यस सर। तो असर्शन रीजन के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नहीं सॉरी 12 क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर लेवल 1 में सब्जेक्टिव के कंप्लीट करना। सब्जेक्टिव में आज 1 से 20 निपटा दोगे तो फिर 21 से लेके 26 तक मात्र 6 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जैसे ये कर लोगे, तो कल की जैसे तुम्हारी क्लास में प्रैक्टिस सेशन 1 कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद फिर टुमारो देयर विल बी प्रैक्टिस सेशन सेकेंड प्रैक्टिस सेशन होगा,
ठीक है। और फिर उसके बाद जो ख़त्म होगा प्रैक्टिस सेशन 2 घंटे का, उसके बाद का होमवर्क है, दैट इज़ आफ्टर दिस होमवर्क। तो इसको कहें अगर जैसे ये आज का होमवर्क है 0th डे, तो ये फर्स्ट का होमवर्क है, फिर ये सेकेंड डे का होमवर्क है। इसमें लेवल 2 में पहुंच के सिंगल करेक्ट में जाना ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव ही है, मल्टीपल नहीं है, तो इसमें सिंगल करेक्ट में जाके 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करना, मात्र 20 क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन 2 के बाद। और फिर उसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है, 1 घंटे का। तो अगली 3 क्लास में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे आज ट्यूसडे हो गया, ठीक है, तो ट्यूसडे को क्या करने वाले हो तुम, ये होमवर्क करने वाले हो अभी। फिर वेडनेसडे को प्रैक्टिस सेशन 1 होगा और फिर ये होमवर्क कंप्लीट करोगे। फिर थर्सडे को प्रैक्टिस सेशन 2 होगा और ये होमवर्क कंप्लीट करोगे। और फिर फ्राइडे को इसका टेस्ट होगा। तो बहुत ही मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने 20-20 लगभग क्वेश्चंस दिए हैं हर दिन के लिए। इतना तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा अच्छी प्रैक्टिस होके अच्छा चैप्टर तैयार हो गया और टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, तो इतना करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से लिख लिया ना सबने होमवर्क, कोई डाउट तो नहीं है? क्या होमवर्क और क्या टेस्ट और क्या प्रैक्टिस सेशन? हाँ सर। ठीक है, चलो बाय बाय।